कि जब महिला घर से बाहर निकलती है, तो एक पति का विश्वास लेके निकलती है, एक बच्चों का विश्वास लेके निकलती है, पूरे परिवार का विश्वास लेके वो बाहर निकलती है। अगर उस विश्वास को कहीं तोड़ती है, तो वो गलत है। जी। तो उस कैसा लगा उस दिन जब आप अलग राज्य हमारा बना उत्तराखंड? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज मैं वाजपेयी जी को याद करूँगी कि उन्होंने हमको उत्तराखंड राज्य दिया और माने बड़ा हर्षोल्लास का माहौल था और हम सोचते थे कि पता नहीं हमको क्या मिल गया और अब हमारे बच्चे पता नहीं कितने बड़े अधिकारी बनते हैं। का देख दो कि लोग गणेश की स्थापना कर दन, जबकि हमारा ये रिवाज विसर्जन कि विसर्जन गणेश जब हम पूजा करदा, तो गणेश की स्थापना करदा, तो हम लास्ट में बोलदा कि गणेश और लक्ष्मी हमारा घर में रौन और बाकी देवता अपना-अपना स्थानों पर जाओ। लेकिन हम आज भी गणेश की विसर्जन चाह करना, तो उन्हें पद से भी कोई मतलब नहीं रहता है। उन्हें तो अपना काम करना है, लेकिन थोड़ा-सा मेरे को अच्छा-सा नहीं लगता है कि देखें तो सही कि जो जहाँ से हमको वोटें मिलनी है, जहाँ हम समाज में काम करना है, वो कौन कर रहा है? अगर हम काम करेंगे समाज में तो हम क्यों परिक्रमा करेंगे? इतना टाइम कहाँ मिल पाएगा कि हम नेताओं की परिक्रमा करेंगे? हम तो नीचे ज़मीन में काम करने वाले लोग हैं और हम लोगों को मैं तो आज इस स्टेज पे भी पहुँच गई हूँ कि मैं नए पौध लगाने की सोचती हूँ कि हमारी बेटियाँ और हमारी जो नई आ रही हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे किस सामाजिक क्षेत्र में हो, वो अच्छी तरह से चले, चरित्रवान तरीके से चले। बहुत ज़्यादा वो महत्वाकांक्षी ना बने, गलत रास्ते पे ना जाएँ। लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है उत्तराखंड के लिए काम करने को, उत्तराखंड के विकास के लिए। दूसरी एक बात और कहूँगी मैं कि उत्तराखंड की राजधानी, पहाड़ की राजधानी अगर पहाड़ में बने, तो शायद पहाड़ का ज़्यादा विकास होगा। ऐसी मेरी सोच है और शायद सभी आंदोलनकारियों की है। दीदी जिस तरह से आज नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स, मैं हूँ आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, आज आपके सामने फिर से एक नई शक्ति स्वरूपा को लेके आई हूँ जिनका नाम है सरोज डिंडी, जो राज्य आंदोलनकारी रही हैं। और जिस तरह से उत्तराखंड अलग राज्य बना क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड था तो बहुत बड़ा राज्य था, जो हमारे उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन तक वो चीज़ें लागू नहीं हो पाती थी, जो सुविधाएँ वहाँ पे चाहिए, जो कानून वहाँ पे चाहिए, जो योजनाएँ उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों के लिए चाहिए, वो वहाँ तक नहीं मिल पाती थी, जिसको लेकर महिलाओं के द्वारा आंदोलन किया गया। तो उसी आंदोलन में प्रतिभाग किया है सरोज निंगे जी, जो आज भाजपा की वरिष्ठ नेता भी हैं और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में आप उनको देखते होंगे। तो आज की उत्तराखंड टाइम्स की शक्ति स्वरूपा वो बनी हैं और जानते हैं उनसे उनकी इस जो उनको जो शक्ति जो प्रेरित करती थी अच्छे कामों के लिए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है उत्तराखंड टाइम्स में। बहुत अच्छे धन्यवाद आप लग रेखा रहे हो और जी। आज उत्तराखंड टाइम्स की आप शक्ति स्वरूपा बनी हैं। तो कौन-सी वो शक्ति थी जिसने आपको प्रेरित किया उत्तराखंड के इस आंदोलन में प्रतिभाग करने के लिए? पहले तो मैं नवरात्रि की सबको बधाई देना चाहती हूँ और रेखा जी आपका धन्यवाद कि आप एक नारी शक्ति हैं और नारी शक्ति को ही आप आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, नारी शक्ति स्वरूपा के रूप में आप भी हैं और दूसरे को भी लेके आ रही हैं। तो सभी को नवरात्रि की बहुत-बहुत बधाइयाँ हैं। और जैसे कि आपने कहा कि कौन-सी प्रेरणा ऐसी थी कि जो हम लोग उत्तराखंड आंदोलन में कूदे। उत्तराखंड आंदोलन सभी को पता है कि एक आरक्षण से शुरू हुआ था और आपने अपनी बात में कहा कि उत्तराखंड की माँग तब शुरू हुई थी क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा था और आरक्षण जो था, आरक्षित वर्ग जो है उत्तराखंड में नहीं था, माने 2% भी नहीं था। तो वो छात्रों के आंदोलन से शुरू हुआ और ये सोचा गया कि क्यों नहीं हम अलग राज्य की माँग करें, जिससे कि हम लोग हमारा कानून बने और हमारे राज्य के हिसाब से सब चीज़ें लागू हों। हमारे पहाड़ों का विकास नहीं हो पाता था क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व भी बहुत कम था सरकार में, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग इस लड़ाई को लड़ें और अलग राज्य हमको मिला। अलग राज्य के लिए हमने बहुत सारा संघर्ष किया, हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, हमारे युवा वर्ग
ने बहुत वो सहा है, प्रताड़ित हुआ है, महिलाएँ प्रताड़ित हुई हैं, यहाँ तक कि अपनी आबरू भी गँवाई हमारी बहनों ने। हमारी बहनों ने अपना सुहाग गँवाया, अपने बच्चे गँवाए हैं, लेकिन कहीं जा कर के तब हमको हमारा उत्तराखंड अटल बिहारी वाजपेयी जी की ने हमको हमारा उत्तराखंड दिया। और उत्तराखंड एक महिलाओं की देन है, अगर शायद महिलाएँ उत्तराखंड आंदोलन के लिए इतनी सक्रिय नहीं होती, तो उत्तराखंड भी नहीं बनता। तो बहुत अच्छी बात है आज नवरात्रि के दिन आप मेरे पास आई हैं और आपने ये कहा कि आपको कैसे प्रेरणा मिली, मेरा तो जीवन ही प्रेरणा से भरा रहा। मेरा नाम सरोज डिमरी है और मेरे दादाजी ने मेरा नाम सरोजनी नायडू के नाम पे रखा था। उन्हें सरोजनी नायडू जी बहुत अच्छी लगती थी, तो जब मैं होने वाली थी, तो बताते हैं कि उन्होंने सोचा था कि ज अगर मेरी कोई पोती होगी, तो मैं उसका नाम सरोजनी नायडू के नाम पे रखूँगा, उन्होंने वही रखा। और वो बहुत माने उनके जो विचार थे, बहुत अच्छे विचार थे लड़कियों के प्रति, तो वो मुझे बहुत आगे बढ़ाने के लिए मुझे हमेशा प्रेरणा देते थे मेरे दादाजी। तो जब मैं छोटी थी, तो उन्होंने मुझे यहाँ तक कि वो ज्योतिषी थे, तो उन्होंने मुझे ज्योतिषी भी सिखाया और जैसे संध्या करते हैं, वो भी संध्या करना भी वो मुझे सिखाते थे। लेकिन एक थोड़ा-सा उनकी भावनाएँ पुरानी थी कि मैं अपने हाथ से कन्यादान कर दूँ। तो जब मैं 15 साल की हुई तो मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी के आगे एक प्रस्ताव रखा कि मैं चाहता हूँ कि मैं पता नहीं मेरे जीवन का क्या भरोसा है, मैं कन्यादान कर दूँ अपने हाथ से और इसको बेटी को कन्यादान करके अपने घर में रखेंगे फिर माने ससुराल में नहीं भेजेंगे लेकिन इसकी शादी कर देते हैं। तो पिताजी ने भी दादाजी की भावनाएँ समझी और मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड भी बहुत छोटे थे, 17 साल के थे जब एयर फ़ोर्स में गए थे। तो 20 साल के वो थे और 15 साल की मैं थी, 16वाँ साल मुझे लगा ही था, मेरी शादी हो गई थी। लेकिन देखिए किस्मत ने तो कुछ और ही रचा हुआ था। 6 महीने बाद मेरी सास को पैरालाइज़ अटैक पड़ गया। जब मेरी सासू जी को पैरालाइज़ अटैक पड़ गया, तो फिर मैं मायके में कैसे रह सकती थी। मैंने अपने कर्तव्य बोध का पालन किया और मैं ससुराल में रही। ससुराल में रहने के बाद मेरे हस्बैंड एयर फ़ोर्स में थे, सहारनपुर में पोस्टिंग थी उस समय, हम लोग वहाँ आ गए। तो मेरी पढ़ाई रुक गई, क्योंकि मैं पढ़ाई कैसे कर पाती, हाई स्कूल के बाद मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। अब फिर उसके बाद छोटे-छोटे बच्चे हो गए, मेरी 2 बेटियाँ हुई, 1 साल में 1 बेटी, दूसरे साल दूसरी बेटी हुई मेरी, तो पढ़ाई एक तरह से रुक गई। लेकिन जब मेरी बेटियाँ बड़ी हुई, थो थोड़ी बड़ी हुई मेरी बेटियाँ, मैंने फिर पढ़ाई शुरू की। मैंने प्राइवेट से फिर इंटर किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन ली, फिर मेरा बेटा हुआ। लेकिन मैं फिर थोड़ा-सा मेरा राजनीति के प्रति, सामाजिक के प्रति मेरा झुकाव बचपन से ही था। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि दादाजी की प्रेरणा थी। तो तो आप किस एज में थे जब ये आंदोलन चल रहा था, राज्य आंदोलन हमारा जब उत्तराखंड राज्य का चल रहा आंदोलन था? चल रहा था, तो हम लोग मेरे ख़्याल से 29-30 साल की थी मैं तब। और युवा ही थे हम लोग तब, बहुत जोश और खरोश था, हम लोग कहीं भी कूद जाते थे, कहीं भी कुछ भी कर देते थे। अब याद आती है कि हम लोग जब सुबह निकलते थे, कोई बात नहीं, तो कोई नहीं। तो शाम को हुँ, हुँ। पता नहीं चलता था कि हम घर भी 1 आएँगे, सेकंड, कोई नहीं, बुला लो। घर भी ओके, आ पाएँगे या नहीं। अरे यार, कोई कौन-सी बात नहीं, एज कोई में नहीं। थे जब आप राज्य आंदोलन में आप कूदे? 29-30 साल की उम्र थी उस समय मेरी और जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चला तो हमने सबने कहा कि हमें अपनी सहभागिता देनी चाहिए। तो हम लोग उस समय जोश-खरोश था हम पे और हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। रेखा जी, मैं आपको बताती हूँ कि जब हम सुबह घर से निकलते थे तो हमको पता नहीं होता था कि हम शाम को घर भी लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। हमारे बच्चे बड़े गुस्सा करते थे, मम्मी आप चली गई हो, कब घर आओगी? तो हम कहते थे बेटा हमारा कोई निश्चित नहीं है और इस समय ये वो भावनाओं का आंदोलन था उत्तराखंड आंदोलन कि हमें इस समय राज्य की लड़ाई लड़नी, ये सबका कर्तव्य था और सब बच्चे भी लगे थे, बच्चे भी मोहल्ले में भी जुलूस निकालते थे, आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो। कोदा झंगोरा खाएँगे, उत्तराखंड बनाएँगे। आज भी वो शब्द याद आते हैं तो कभी बड़ा मन में ठेस पहुँचती है उन शब्दों से। तो जिस तरह से 23 साल हो चुके हैं, जी। तो उस कैसा लगा उस दिन जब आप अलग राज्य हमारा
बना उत्तराखंड? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज मैं वाजपेयी जी को याद करूँगी कि उन्होंने हमको उत्तराखंड राज्य दिया और माने बड़ा हर्षोल्लास का माहौल था और हम सोचते थे कि पता नहीं हमको क्या मिल गया और अब हमारे बच्चे पता नहीं कितने बड़े अधिकारी बनते हैं, क क्या होता है हमारा, माने कुछ अलग ही सोच थी हमारे दिमाग में। बड़ा अजीब-सा माहौल था, बड़ा हमने भी सोचा कि पता नहीं हम लोगों को क्या हो गया और हम लोग जब उत्तराखंड आंदोलन बना उसके बाद चुनाव हुए और चुनाव में जो हमारी स्थानीय पार्टी थी यूकेडी, वो हार गई। तो उससे थोड़ा-सा ये लगा यार कुछ माने अगर इस जो क्षेत्रीय पार्टी है वो थोड़ा आगे आती तो उसकी थोड़ी-सी भावनाएँ होती हैं अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर के, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर भी बीजेपी की भावना थी, बीजेपी ने जब राज्य बनाया है, तो राज्य तो बीजेपी ने बनाया, उसके बाद कांग्रेस आ गई उत्तराखंड में। जब उत्तराखंड में कांग्रेस आई, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लोग उत्तराखंड राज्य बनाने में नहीं थे। मैं आज किशोर उपाध्याय जी का नाम लूँगी, मैं दिवाकर भट्ट जी का नाम भी लूँगी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उत्तराखंड आंदोलन में बहुत सक्रिय थे, लेकिन शायद वो जब सरकार में बने और मंत्री वगैरह बने, वो भी बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा पाए उत्तराखंड के बारे में। फिर सभी लोग आए, उत्तराखंड बना, एक बार कांग्रेस आई, एक बार बीजेपी आई, तो हुआ विकास ऐसे भी नहीं कहूँगी कि विकास नहीं हुआ है। माननीय खंडूड़ी जी जब मुख्यमंत्री बने, बहुत आशाएँ थी उनसे, उन्होंने काम भी करा और माननीय निशंक जी बने, माननीय कोश्यारी जी बने, हरीश रावत जी ने भी काम करा। मैं ऐसा नहीं कहूँगी हरीश रावत जी ने काम नहीं किया और जो जितना भी ये सिडकुल वगैरह है, ये तिवारी जी की बदौलत है। नारायण दत्त तिवारी जी बड़े अनुभवी थे। उनकी बदौलत है। अच्छा काम किया, सब लोगों ने अच्छा काम किया। लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है उत्तराखंड के लिए काम करने को, उत्तराखंड के विकास के लिए। दूसरी एक बात और कहूँगी मैं कि उत्तराखंड की राजधानी, पहाड़ की राजधानी अगर पहाड़ में बने, तो शायद पहाड़ का ज़्यादा विकास होगा। ऐसी मेरी सोच है और शायद सभी आंदोलनकारियों की है। दीदी जिस तरह से आज नवरात्रे जिस तरह से चल रहे हैं, आप शक्ति स्वरूपा बनी हैं और हमारे उत्तराखंड ही क्या हमारे भारत में आप देखते हैं कि कहीं जगह पे आप देखते हैं बुराइयां हैं, कहीं बच्चे भटक रहे हैं, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं डिप्रेशन है। तो आज का ये जो हमारा साक्षात्कार लेने का एक उद्देश्य यही है कि जो हमारी जो छोटी-छोटी शक्तियां हैं उनको प्रेरणा मिल पाए कि शॉर्टकट का कोई मतलब मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, जो मिलता है मेहनत से, लगन से और जुनून से। तो वो शक्ति किस तरह से अपने आप को तैयार करे? क्योंकि आगे लाइफ में बहुत सारी चुनौतियाँ भी है, बहुत सारे अवसर भी हैं। तो किस तरह से उस उन अवसरों के लिए खुद को तैयार रेखा जी बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत पीड़ा होती है इन चीज़ों से। जबकि देखा जाता है कि घर में अगर 4 मेंबर बैठे हैं, तो वो आपस में बात नहीं करते। वो मोबाइल पे मैसेज करते रहते हैं, कुछ न कुछ देखते रहते हैं। वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माने घर में ही जब हम लोग अपने सोशल अपने पारिवारिक में परिवार में नहीं रहते हैं, तो बाहर भी ऐसे ही रहते हैं लोग। तो ये जो सोशल मीडिया होगा अच्छा भी है और बुरा भी है। दूसरी आपने शॉर्टकट की बात करी, महत्वाकांक्षा लोगों को बहुत बढ़ गई है। चाहे वो फ़ौज में हों, चाहे कहीं भी हों महिलाएँ आज चंद्रमा पे भी जाने को तैयार है महिलाएँ, हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारी हमारी डीएम महिलाएँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। लेकिन कभी-कभी मुझे राजनीति में और किसी में बड़ी पीड़ा होती है कि शॉर्टकट अपनाया जाता है और मैं देखती हूँ कि अगर थोड़े से जो बड़े लोग हैं, जो राजनेता लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो थोड़ा ये सोचें कि जो ये शॉर्टकट अपना रही हैं, ये हमारी देवी शक्तियाँ जो उत्तराखंड की हैं, ये इनसे ना ज़्यादा वो महत्व दिया जाए, तो शायद सब लोग मतलब थोड़ा-सा अपने जो तरीके आपका से रहें। जो ग्राउंड में जो काम किया है, उसकी भी जाँच होनी चाहिए कि सच में अब ये उस पद के लायक है या नहीं? अगर ग्राउंड में काम करेंगे तो उनकी गणेश परिक्रमा कैसे करेंगे रेखा जी? है ना? जो ग्राउंड में काम करेंगे वो तो अपने काम पे लगे रहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है उन्हें कहीं प्रदेश कार्यालय जाने का, किसी मंत्री की गणेश परिक्रमा करने का, किसी मंत्री के आगे-पीछे जाने का, किसी बड़े नेता के आगे-पीछे जाने का, वो तो अपने काम पे लगी रहती उन्हें पद से भी कोई मतलब नहीं रहता है। उन्हें तो अपना काम करना है लेकिन थोड़ा-सा मेरे को अच्छा-सा नहीं लगता है कि देखें तो सही
कि जो जहाँ से हमको वोटें मिलनी है, जहाँ हम समाज में काम करना है, वो कौन कर रहा है? अगर हम काम करेंगे समाज में तो हम क्यों परिक्रमा करेंगे? इतना टाइम कहाँ मिल पाएगा कि हम नेताओं की परिक्रमा करेंगे? हम तो नीचे ज़मीन में काम करने वाले लोग हैं और हम लोगों को मैं तो आज इस स्टेज पे भी पहुँच गई हूँ कि मैं नए पौध लगाने की सोचती हूँ कि हमारी बेटियाँ और हमारी जो नई आ रही हैं, चाहे वो राजनीति में हों, चाहे किस सामाजिक क्षेत्र में हों, वो अच्छी तरह से चलें, चरित्रवान तरीके से चलें, बहुत ज़्यादा वो महत्वाकांक्षी ना बनें, गलत रास्ते पे ना जाएँ। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब महिला घर से बाहर निकलती है, तो एक पति का विश्वास लेके निकलती है, एक बच्चों का विश्वास लेके निकलती है, पूरे परिवार का विश्वास लेके वो बाहर निकलती है। अगर उस विश्वास को कहीं तोड़ती है, तो वो गलत है। वो गलत बात है और हमेशा आदमी को गिल्टी होती है कि कहीं न कहीं मैं गलत काम कर रही हूँ। अपनी लक्ष्मण रेखा महिला को हमेशा खींचनी चाहिए, वो चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो या कोई भी महिला किसी भी क्षेत्र में हो, अपनी लक्ष्मण रेखा हमेशा होनी चाहिए। वो पुरुष की भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि महिलाओं की हो, पुरुष की भी होनी चाहिए, लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। अगर सीता जी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती तो उनका हरण भी नहीं होता। जी, जिस तरह से आज की भाग-दौड़ भरी लाइफ़ है हर किसी की, तो भाग-दौड़ भरी लाइफ़ है और पैसे के पीछे सबकी दौड़ है। अपने सुविधाएँ इतनी है कि उन सुविधाओं को जुटाने के लिए वो लगातार भाग ही रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो किस तरह से इन मर्यादा में रह के इन सुविधाओं को जुटाया जाए? यदि सुविधाएँ ना भी हों, तो तब भी काम चलाया जाए। तो कुछ ऐसी प्रेरणा आपके जीवन में कहीं हो तो दर्शकों को बताइए? बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है कि हमें बस उन सुविधाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर हम उन सुविधाओं के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, कहीं न कहीं गलत करते हैं। अब मैं देखती हूँ कि जो नौकरी-पेशा लोग भी होते हैं, अगर उनके घर में उनकी बीवियाँ उन पे प्रेशर डालती है, देखो बगल में कितना बड़ा मकान बन गया, वो ऐश-ओ-आराम से रहते हैं, घूमने जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उस आदमी पे प्रेशर पड़ता है। वो अगर सही भी रहता है, तो वो फिर भी गलत रास्ते पे चलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोगों को अगर कहीं पे देखो मैं तो कहती हूँ कि धर्म पत्नी वो होती है जो कि पति अगर कहीं गलत रास्ते पे भी चलता है, उसे वो सही लाती है। हम लोग तो आपने कहा शक्ति स्वरूपा हैं, तो शक्ति स्वरूपा ऐसे कोई गलत काम नहीं करती है। अपने बच्चों को भी उन्हें समझाना चाहिए, बेटे बिल्कुल इन जो सुख-सुविधाएँ हैं बहुत ज़्यादा, उनकी तरफ मत भागो, अपना ज़मीन से जुड़े हुए रहो, अपने परिवार से जुड़े हुए रहो और एक मैं बोलती हूँ संयुक्त परिवार जो खत्म हो रहे हैं, अपने परिवार से बुजुर्गों के साथ रहोगे तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो एक अच्छा नागरिक बनता है, ऐसी मेरी भावना है। दीदी जिस तरह से उत्तराखंड को आप इतने संघर्षों के बाद उत्तराखंड बना। आज हम उत्तराखंड की स्थिति को देखते हैं, उत्तराखंड जो देवभूमि हुआ करती थी, वो आज लगातार यहाँ पे वो बुराइयाँ आ रही हैं जो पहले कभी थी ही नहीं। महिलाओं का अपमान, जो पहले कभी होता ही नहीं था यहाँ, अब आप हर जगह देहरादून या किसी सिटी में या कहीं पहाड़ों में, आप इस तरह की खबरें आती हुई देखते होंगे। बिल्कुल हैं, बिल्कुल ऐसा है कि आज जो हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। हम लोग ना भटक गए, हमारा जो पहाड़ था हम लोगों ने तो कभी दहेज भी नहीं देखा था कि हम लोग दहेज देंगे अपनी बेटी को, कभी पहले पहाड़ों में ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन आज ये हो गया कि पहाड़ों में दहेज प्रथा चलने लग गई है, बेटियों को जलाने लग गए हैं, अपनी बहुओं को जलाने लग गए हैं। कहीं पे अगर कोई बेटी अकेली है, कोई महिला अकेली है, तो उसके साथ गलत व्यवहार होता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है यो विकृति हमारे पहाड़ में भी आ गई है, जो कि बहुत सोचनीय विषय है हमारा। पहले तो देखो रेखा जी शायद आपको पता है या नहीं है, जब शादी-ब्याह भी होता था ना, तो नानी की कास्ट क्या है, दादी की कास्ट क्या है। अगर आप जैसे रेखा भंडारी हैं, आपको कोई भंडारी मिले या आपकी दादी की कास्ट का मिले, आपकी चाची की माँ का कास्ट मिले तो वो भाई होता था, वो मामा होता था, वो एक रिश्ता होता था। उसके अंदर वही भावना होती थी कि हाँ, ये मेरा जो अपने चाचा है, ये मामा है, ये मेरी बहन है। ये अपना गाँव का है। हाँ, ये अपने गाँव का है, ये हमारे क्षेत्र का है। तो उसके अंदर एक भावना होती थी, अपनत्व की भावना होती थी, वो अब खत्म हो गई। इसी से ये सब हादसे हो रहे हैं।
मेरे को बहुत दुःख है, अंकिता हत्याकांड है। एक किरण नेगी हुँ, हुँ। हत्याकांड हुआ था दिल्ली में, उसका भी मुझे बहुत दुःख है, अंदर से पीड़ा होती है कि कहाँ सुरक्षित है हमारी बेटियाँ, कहाँ जाएँ हमारी बेटियाँ? गरीबी का परिवार है, अंकिता का गरीब परिवार था, वो नौकरी करने के लिए आई थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो कि इस तरह की हरकत करते हैं। मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि बेटों को भी एक आदर्श बेटा बनाएँ, एक आदर्श नागरिक बनाएँ। अगर हम बेटी को कहते हैं कि तुम रात को बाहर नहीं जाएँ, तो बेटे को भी तो कह सकते हैं। वो बाहर नहीं जाएगा, अपने घर में रहेगा, तो दूसरे की बेटी सुरक्षित रहेगी। लेकिन अगर आपका बेटा बाहर घूम रहा, तो कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं रहती है। भाई अपने बेटे को भी वही संस्कार दें, जो आप बेटी को देते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जिस तरह से नशा भी काफ़ी फैल रहा है, तो क्या ऐसे प्रयास हों कि हमारा जो यूथ है वो नशे की तरफ ना जाए और सही जगह अपनी जो शक्ति है उसको लगाए, अपनी एनर्जी को सही कामों में लगाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो इससे परिवार से ही शुरू होना चाहिए। मैं आपको एक हादसा बताती हूँ। मैं एक दिन हरिश्चंद्र स्कूल में गई और मैं ऐसे ही नशा मुक्ति पे मैं वहाँ पर बच्चों को बता रही थी, तो एक लड़की बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी, तो मैंने उसे बोला, "बेटा क्यों रो रही है?" तो वो जो प्रधानाचार्य हैं, पूनम शर्मा जी, उन्होंने उस बेटी को बुलाया, तो उसने बताया कि मेरे पापा रोज़ शराब पी के आते हैं और मेरी माँ को मारते हैं। तो थोड़ा-सा उन पुरुषों में भी बदलाव होना चाहिए। अगर वो आदमी ऐसी हरकत घर में करे, तो उसका बच्चा क्या करेगा? वो भी तो वही सीखेगा। तो ऐसा थोड़ा-सा हम लोगों को ये जागरूकता भी लानी चाहिए और हमको अपने बच्चे को देखना चाहिए कि हमारे बच्चा जो है किसका साथ कर रहा है। देखा कि कोई अच्छे परिवारों के बच्चे भी रहते हैं, लेकिन जो और बच्चों का जो साथ होता है, यार दोस्त होते हैं, वो नशा करते हैं, तो वो बच्चा भटक जाता है उससे। तो ऐसा भी है, चोरी करने लग जाता है बच्चा। बहुत सारे बच्चे देखे होंगे आपने चोरी करते हैं, तो वो क्या होता है कि नहीं नशे के लिए चोरी कर रहा था। तो थोड़ा-सा हमको ध्यान देना पुलिस को तो सतर्क होने की ज़रूरत ही है। पुलिस को सब पता होता है, ऐसा नहीं है कि पुलिस को कहीं पता नहीं होता है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस की भी ये ढील होती है, जो कि इस तरह से हादसे भी हो रहे हैं, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। अभी नशा मुक्ति का अभियान भी पुलिस ने भी चलाया था। थोड़ा मैं पुलिस वालों से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि वो थोड़ा-सा ईमानदारी से अगर चलाएँ, तो बहुत ज़्यादा नशा मुक्ति का माहौल बन सकता है। तो आपकी तरफ से एक अच्छे उत्तराखंड कैसा होना चाहिए, जिसकी आपने परिकल्पना की थी? परिकल्मा परिक्रमा तो परिकल्पना परिकल्पना। जो है वो तो बहुत थी। मैंने कहा ना जब उत्तराखंड बना था तो हमें लगा था कि पता नहीं क्या होगा और हम क्या कर देंगे इस उत्तराखंड का। लेकिन वो थोड़ा-सा कभी-कभी बड़ी निराशा होती है, हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं। अब जब हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं, तो हमने किसके लिए लड़ाई लड़ी? अपने बच्चों के लिए तो लड़ाई लड़ी थी हम लोगों ने। अब वो बच्चे बेरोज़गार हैं, बच्चे भटक रहे हैं, आज बच्चे कहीं के कहीं जा रहे हैं, दूसरा पलायन हो रहा है। अगर हमारे पहाड़ में शिक्षा और चिकित्सा, ये 2 सुविधाएँ अगर हो जाती हैं, तो पलायन भी बहुत रुक जाएगा और हमारा जो क्षेत्र है पहाड़ का और ख़ासकर मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ। चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है वो चाइना बॉर्डर है और वहाँ पर जो गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा चिंता का वो विषय पूरे है। भारत के लिए। हाँ, वो पूरे भारत के लिए क्योंकि एक भारत का माथा है, हिमालय तो भारत का माथा है और अगर वो माथा ही खाली हो जाएगा तो फिर क्या रहेगा? तो इस विषय में सोचना चाहिए, भले ही हमारे मोदी जी बहुत सोच रहे हैं और ये जो कोरोना आया कुछ न कुछ तो अच्छा भी करके गया। कोरोना में क्या बाहर से जो हमारे लोग थे वो घर में आए और उन्होंने घर में अपना काम करना शुरू करा और हम मैं एक आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि हम चाहे यहाँ कितने बड़े-बड़े महल बना लें, लेकिन अपने 2 कमरे हमें अपने गाँव में ज़रूर बनाने चाहिए और कुछ टाइम ज़रूर हमें अपने गाँव में बिताना चाहिए। भूमाफिया को लेकर क्या अ, आपका एक मैसेज है, क्या संदेश है हमारे उत्तराखंडियों के लिए, जो भूमाफिया अपने पैर पसार रहा है पूरे उत्तराखंड में? देखा जी, भूमाफिया तो मैं देखती हूँ कि पूरे ऊपर तक बद्रीनाथ, केदारनाथ तक भूमाफिया चला गया है और हम लोग अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। कौड़ियों के भाव हम अपनी ज़मीन बेच रहे हैं और अपने बच्चे को वहाँ नौकरी करा रहे हैं। आप ये देखिए अंकिता हत्याकांड हुआ, अंकिता हत्याकांड भी तो यही है।
हम लोग अपनी ज़मीनें बेच के दे रहे हैं उन लोगों को और वो जो असामाजिक तत्व हैं वो यहाँ पैर पसार रहे हैं और हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हमारी बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं हैं, हमारी महिलाएँ सुरक्षित तो नहीं हैं, किस तरह से, क्योंकि हम हर बात के लिए सरकार पे भी तो डिपेंड नहीं रह नहीं सकते। रह सकते। हर एक उत्तराखंडी, हर एक नागरिक से नागरिक के लिए क्या संदेश है आपका? आप शक्ति स्वरूपा बनी हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, तो इस शक्ति स्वरूपा के रूप में क्या कहना चाहेंगे अपने उत्तराखंडियों से? मैं अपने उत्तराखंड भाइयों से यही कहना चाहूँगी, जैसे मैंने अभी भी बताया है कि अपने गाँव को ना छोड़ें। अपनी जो जड़ें हैं हमारी वो वही हैं, उन जड़ों को ना छोड़ें हम। अगर हम जब अपनी जड़ों को छोड़ देते हैं तो हम कहीं के भी नहीं रहते हैं। हम आज अगर कहें कि आप कहाँ के हो, हम कोई दिल्ली है तो कहेंगे दिल्ली हो, तो दूसरा आदमी क्वेश्चन करता है कि बेसिकली कहाँ के हो? बेसिकली का मतलब आपकी जड़ें कहाँ हैं? तो हमें उन जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और अपने गाँव में, अपने घर में, अपने जो रीति-रिवाज हैं, वो हमें अपनाने चाहिए। अपने बच्चों को हमें संस्कार देने चाहिए। अपनी भाषा को भी हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। रेखा जी, मैं बताऊँ आपको, मेरी बेटी डेनमार्क में है, सी में है वो वहाँ पर वर एशिया का बिज़नेस पढ़ाती है वो, तो वो प्रोफ़ेसर है वहाँ पे, तो वो भी गढ़वाली बोलती है। आप अभी उससे आजकल आ रहे कि आप उससे बात करेंगे तो गढ़वाली बोलती है। मेरी एक बेटी बम्बई में है, वो भी गढ़वाली बोलती है, मेरा बेटा है, सब हम लोग गढ़वाली बोलते हैं क्योंकि हम घर में गढ़वाली बोलते हैं। मैं तो कोई कितने बड़े से बड़ा आप उच्च एक अधिकारी भी होगा, संदेश है, तो संदेश मैं गढ़वाली में गढ़वाली बात में। करूँगी, एक गढ़वाली बात करें, अपने कुमाऊनी में बात करें, अपनी भाषा में बात करें हम लोग, तो बहुत अच्छा। मैं तो कभी मुख्यमंत्री जी से मिलने जाती हूँ, तो मैं तो अपनी भाषा में बात करती हूँ। एक संदेश अपनी भाषा में, उत्तराखंडी भाषा में हाँ। आप हाँ, बिल्कुल अपनी भाषा हमने कभी भी नहीं छोड़ी चेंदी। अब देखो ई बारी नवरात्रा छन औण लग्यां, हम नवरात्रा मां कै तरह से पूजा करदा। मैं आजकल देख दो कि लोग गणेश की स्थापना करदन, जबकि हमारा ये कि रिवाज च विसर्जन कि विसर्जन गणेश जब हम पूजा करदा, तो गणेश की स्थापना करदा, तो हम लास्ट मां बोलदा कि गणेश और लक्ष्मी हमारा घर मां रौन और बाकी देवता अपना-अपना स्थानों पर जाऊँ। लेकिन हम आज भी गणेश की विसर्जन चा करना, तो कतना गलत बात च। यो हमारी परंपरा माने च किले कि वे सकदो कि जो भैर की जो रिवाज छ न, जो चाहे वो बॉम्बई हो, चाहे कहीं कखी भी हो, चाहे गुजरात मां भी करदन, महाराष्ट्र मां भी करदन, अधिकतर महाराष्ट्र मां करदन ये लोग। तो महाराष्ट्र को पता नहीं उनका क्या रिवाज छ न, वेका पीछे भी एक बहुत बड़ी बात छ जो कि वो बाज गणेश का विसर्जन करदन, वो मैं कभी आपते बतौलो, लेकिन हम नहीं करदा। हमारा एक नवरात्रों की पूजा होंदी, हमारे एक अब दिवाली चौण लगी, हमारे एक इकास चौण लगी, वेते हम लोग उते मनायूँ चेंदो, जैसे कि हमारा बच्चा भी अगने ऊँ बात होते हैं सिखला। हमारी बहुत सारी हमारी वो छ न, हमारा मने एक पहनावा छ न, तो हम ते ऊँते अपनाउण चेंदो और अब बच्चों ते जब हम अपनौला तो हमारा बच्चा भी अपनाला। जी, जी। ये थी हमारे साथ आज की शक्ति स्वरूपा सरोज डिमरी जी, जो राज्य आंदोलनकारी रही हैं। तो इनका संदेश है अपने उत्तराखंडी भाई-बहनों के लिए कि अपनी जो आपका जो आप जिन घरों को आप छोड़ गए हैं, तो वहाँ भी एक बार जाइए, उन घरों को ठीक-ठाक कीजिए और वहाँ जाते रहिए। आप वहाँ जाएँगे और उस माहौल में जाएँगे, तो आपके बच्चे भी ओ आपकी संस्कृति से जुड़ेंगे, उस भाषा से जुड़ेंगे, तभी जाके हमारे उत्तराखंड का विकास हो पाएगा। तो इसी संदेश के साथ आपसे विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार।